हेलो, वेलकम बैक टू बी बम्सोहolic। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिव्यूज़ एंड फीडबैक। इट रियली मैटर्स एंड ऑलवेज इट विल। आई एम genuinely amazed by the support of all and thankful. I appreciate your presence on this channel. So without wasting the time, let's start Sanskrit series. Actually most awaited because reviews से I realize कि संस्कृत से शुरू करना is a good decision. सभी सीरीज़ की शुरुआत सिलेबस डिकोडिंग से करेंगे सिंस इट्स सो इम्पॉर्टेंट। शायद किसी को ये भी लग सकता है कि सिलेबस डिकोडिंग की क्या ज़रूरत है, सीधा सिलेबस शुरू कर देते हैं। बट लेट मी करेक्ट, सिलेबस डिकोडिंग इज़ वर्दीएस्ट इंडेड। मैक्सिमम पीपल डू नॉट नो इट्स इम्पॉर्टेंस, बट अपने क्लास में टीचर्स या सीनियर्स से तो सुना ही होगा कि ये टॉपिक करो, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये वाला नहीं किया तो भी चलेगा, ये टॉपिक एक बार पढ़ के जाना। बट ऑन व्हाट बेसिस दे टेल यू दिस? NCISM खुद आपको एग्ज़ाम के लिए इतनी बड़ी हिंट देते हैं। कुछ लोग हिंट यूज़ करके स्मार्ट वर्क से अच्छे मार्क्स लाते हैं एंड वाइस वर्सा हैपन्स टू द अदर ग्रुप। आई होप आपको समझ गया होगा वाई वी आर डिकोडिंग द सिलेबस। ये इम्पॉर्टेंट नहीं, नेसेसरी है। मे बी समबडी वुड ऑल्सो डाऊट की पिछले व्हिडिओ में आय सेड मी मराठीत बोलणार, मग आता हिंदी इंग्लिश कसं काय? तर मला काल काहींनी म्हटलं की हिंदीवालों का क्या, आणि लँग्वेज शुड नॉट बी द बेरियर, म्हणून मी ट्राय करेल की मराठीसोबतच हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये सुद्धा एक्सप्लेन करावं. तर आता पुढे जाऊया. लेट्स डिकोड द संस्कृत सिलेबस. तो दिस इज़ द संस्कृत सिलेबस गिवन बाय NCISM. यूटी में संस्कृत के 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. आई पर्सनली फील कि पेपर 1 इज़ ईजियर बिकॉज अगर आपके यहाँ पे बेसिक्स क्लियर रहे तो मार्क्स गारंटीड है. और पेपर 2 में लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक्स आते हैं. पेपर 1 में टोटल 11 टॉपिक्स है. पहला है संस्कृत वर्णानाम परिचय. ये MCQ बेस्ड है, 5 मार्क के लिए आता है. इसमें माहेश्वर सूत्र मतलब संस्कृत के जो वर्ण है वो उच्चारण स्थान, उन वर्णों का मुख के किस भाग से उच्चारण हुआ है वो हम पढ़ेंगे. फिर प्रयत्न के 2 टाइप्स आते हैं, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न. इनके भी फर्दर ऑन और टाइप्स रहते हैं जो हम पढ़ेंगे. संज्ञा सेकेंड टॉपिक है जो MCQ बेस्ड है, 5 मार्क के लिए आता है. यहाँ पे छोटे छोटे डेफिनेशंस दिए होते हैं. अगर लर्न हो सके तो अच्छी बात है, या फिर रिपीटेडली पढ़ के उनको याद रखना है. तीसरा है उपसर्ग. ये SAQ में आता है 5 मार्क के लिए. उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, धातु के आगे जो लगाए जाते हैं. तो यूटी में इस पे क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग से सेंटेंसेस बनाओ. कोई भी उपसर्ग दिया रहेगा आपको, किसी भी धातु में लगा के आपको अपने मन से सेंटेंस बनाना है. फिर आता है 4th टॉपिक अव्यय. SAQ आता है 5 मार्क के लिए. आपको ब्लैंक दिया रहेगा, ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको बस उन्हें फिलअप करना है एज पर द सेंटेंसेस. 5th टॉपिक है कारक. कारक इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो 15 मार्क्स के लिए आता है. बेसिक टॉपिक है, SAQ, LAQ, MCQ तीनों को कवर करता है. पहला क्वेश्चन जो कारक में से आता है वो है विभक्ति व त्याचे अर्थ. मतलब आपको एक शब्द दिया रहेगा, उसके आगे उसकी विभक्ति दी रहेगी और उसका अर्थ आपको बताना है. फिर सेंटेंस ट्रांसलेशन, आपको संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, इनमें ट्रांसलेशन करने के लिए आपको कारक पता होना ज़रूरी है कि शब्द की किस विभक्ति को यूज़ किया है, उसका फॉर्म कौन सा है. थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस बनाने के लिए भी कारक बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर 6th टॉपिक है संधि. संधि भी 15 मार्क्स के लिए SAQ, LAQ दोनों को कवर करता है. संधि के 3 टाइप होते हैं, स्वर संधि, वर्ण व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. ये SAQ में भी आता है, LAQ में भी आता है, बट SAQ में उसका बस विच्छेद मतलब 2 वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको उनको ज्वाइन करना है या फिर सिंगल वर्ड को सेपरेट करना है. LAQ में आपको विच्छेद मतलब सेपरेट तो करना ही है, बट उसका टाइप भी लिखना है कि वो स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है. उसके इनमें भी फर्दर उनके टाइप्स आते हैं, उसमें से भी कौन सा टाइप है ये आपको बताना है. 7th है समास. समास 15 मार्क्स के लिए आता है. ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है SAQ, LAQ में. जैसे संधि SAQ में आती है मतलब उसको आपको सेपरेट करना है, एक शब्द दिया रहेगा, और LAQ में आपको उसका टाइप भी लिखना है सेपरेशन के साथ. तो सिमिलरली यही करना है आपको समास में भी. 8th टॉपिक है हमारा शब्द रूप. सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शब्द रूप है जो 10 मार्क के लिए आया है. यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द दिए रहेंगे, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग के, सर्वनाम भी दिए रहते हैं.
जैसे हम आपने सुना ही होगा अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ये सब शब्द रूप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में आते हैं। ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये लर्न ही नहीं किया तो आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा और बाकी ये जो भी टॉपिक्स है वो आप कर नहीं पाएंगे। शब्द रूप का यूज़ कैसे होता है, मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूटी पे। तो पहला, सेंटेंस ट्रांसलेशन। सबको प्रॉब्लम जाती है सेंटेंस बनाने में और ट्रांसलेट करने में। प्रॉब्लम क्यों जाती है? क्योंकि आप बेसिक ही क्लियर नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि संधि समास कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट नहीं। अगर आपका ग्रामर ही ठीक नहीं है, आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओगे और इन पे बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो अगर आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस बनाना है, उसके लिए आपको शब्द रूप आना बहुत ज़रूरी आहे। उसके बाद फिलअपमध्ये एखाद्या शब्दाची विभक्ती करून लिहा। आपको ब्लैंक दिया रहेगा, उसके आगे ब्रैकेट में आपको शब्द और उसकी विभक्ति दी रहेगी और फिर उसको एज पर दैट विभक्ति, उस शब्द को आपको ब्लैंक में फिल करना पड़ेगा। देन 9th टॉपिक है धातु रूप। जैसे शब्द रूप इम्पॉर्टेंट है वैसे धातु रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। धातु रूप के 2 टाइप आते हैं, आत्मनेपदी, परस्मयपदी। और क्वेश्चन यूटी में ऐसा आता है कि धातु रूप ओळखा। आपको एक शब्द दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इच्छन्तु, आपको उसको विग्रह करना है और उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि पहले धातु लिखो, फिर वो आत्मनेपदी है, परस्मयपदी है वो लिखो, वो कौन से लकार का है, लकार मतलब टेंस, फिर उसके बाद प्रथम पुरुष, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया है, किस पुरुष का है, किस वचन का है, ये सब आपको लिखना पड़ता है। इसके लिए आपको धातु रूप आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 10th टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब सफिक्स, ये भी 10 मार्क के लिए होता है। इसमें आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए प्रत्यय का इम्पोर्टेंस है। आपको एक प्रत्यय दिया रहेगा, एक धातु दिया रहेगा, उससे आपको शब्द बनाना है और शब्द से आपको सेंटेंस बनाना है। फिर 5 मार्क के लिए 11th टॉपिक विशेषण विशेष्य। ये बस MCQ में आता है। मतलब विशेषण मतलब एडजेक्टिव और विशेष्य मतलब जिस चीज़ की विशेषता बताई गई है वो। ये MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन है। फिर पेपर 2 पे जाते हैं। पेपर 2 अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बेस्ड है, जैसे कि निरुक्ति और पर्याय। अगर आपने निरुक्ति और पर्याय लर्न कर लिए तो वो मार्क्स आपको अच्छे से मिल ही जाएंगे। परिभाषा, ये परिभाषा भी आपके जैसे संहिता हो गया, पदार्थ हो गया, रचना शरीर, क्रिया शरीर, इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कुछ व्याख्या रहती है वो आपको परिभाषा में यहाँ पे लिखनी होती है। एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है सो दैट आपको मार्क्स अच्छे मिले। फिर तीसरा आता है श्लोकांचे अन्वय। अब ये श्लोक रहते हैं अष्टांग हृदय के, जो हम सब ने पढ़े हुए हैं, और वैद्य के, सुभाषित साहित्य के। तो अगर आप लोगों ने इन श्लोक को अच्छे से कर लिया, श्लोक में अन्वय आता है, पदच्छेद आता है, फिर उसका व्याकरण, जैसे कि श्लोक में संधि क्या है, समास क्या है, उसका अर्थ क्या है, कौन सी विभक्ति का यूज़ हुआ है, ये सब आपको लिखना पड़ता है। अगर इतनी चीज़ कर ली आपने, श्लोकांश अन्वय अच्छे से कर लिए, तो आपके 15 मार्क्स तो फॉर श्योर है। फिर पंचतंत्र कथा भी 15 मार्क्स के लिए होती है। पंचतंत्र कथा में 5 कथाएं दी होती है। एक कथा ट्रांसलेट करनी होती है संस्कृत में, एक कथा आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी होती है, और एक कथा में से क्वेश्चंस आपको उनके आंसर संस्कृत में देने होते हैं। फिर आता है आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। पेपर 2 के सभी MCQs आयुर्वेद इतिहास में से आते हैं, बट आयुर्वेद इतिहास के अंडर में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोगों को वो समझ में नहीं आते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है आयुर्वेद इतिहास करने में। बट आपको ध्यान में रखना है कि हमें लर्न नहीं करना है, हमें वो रिपीटेडली रीड करके ध्यान में रखना है और हो सके उतने ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फाइनली 6 टॉपिक पेपर 2 का है प्रयोग। प्रयोग के 3 प्रकार होते हैं, कर्मणि, कर्तरी, भावे। सबको अगर सभी चीज़ें आ गई तो प्रयोग में अटक जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि करना क्या है, किस प्रयोग को किस में कन्वर्ट करना है, और उसका धातु कैसे बदलना है, या फिर कर्म कैसे बदलना है, कर्ता कैसे बदलना है। तो ये हम प्रयोग जब सीखेंगे तब देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द संस्कृत सिलेबस डिकोडिंग। ये NCISM के द्वारा दिया गया सिलेबस है। फ़िलहाल मेरे पास सिलेबस नहीं था तो मैंने मंगवा के ये लिख लिया है। अगर आप PDF फॉर्म में भी देखेंगे तो यही चीज़ें दी रहेगी, नया कुछ नहीं है।
और अगर आपको ये सब चीज़ें पता हो गई कि किस टॉपिक में से क्या पढ़ना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यूटी के टाइम पे इजीली सब समझ में आ जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करते रहनी है एट द एंड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी या।